अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। मैं आज मौजूद हूं ज़िला शेखुपुरा के थाना फैक्ट्री एरिया में, जहां पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई करने के बाद मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया। मुलजमान में जो है वो दीगर नवैयत के जो है वो मुलजमान गिरफ़्तार किए गए हैं, जिनमें अगवा का मुलजम भी मौजूद है। इसके अलावा 392 डकैती का मुलजम भी मौजूद है। जिस तरह से ज़िला शेखुपुरा की बात करें तो ये एक बड़ा खुला एरिया है, ओपन एरिया है, जहाँ पर जो है वो डाकू असला के ज़ोर पर डकैती की वारदात करते थे। और उनकी गिरफ़्तारी के लिए DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार के अलावा जो है वो DSP फ़िरोज़ वाला ने मुलजमान की गिरफ़्तारी का टास्क जो है वो SHO फैक्ट्री एरिया को दिया, जो कि आमिर महबूब यहाँ पर तैनात हैं। उन्होंने अपनी टीम के हमरा जो है वो मुलजमान को गिरफ़्तार किया है। इस फैक्ट्री एरिया के हवाले से अगर बात की जाए तो फैक्ट्री एरिया का इलाका एक बड़ा ओपन एरिया है और यहाँ पर डाकू जो है वो शाम होते ही दंदनाता शुरू कर देते थे। ताहाल बड़ी राइफलों का भी इस्तेमाल करते थे, जिनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। और चंद मुलजम इसमें जो है ऐसे भी हैं जो कि पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी करते थे। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। फैक्ट्री एरिया के हवाले से फिर मैं बताता चलूँ कि थाना फैक्ट्री एरिया जो है वो अभी हाल ही में यहाँ पर नई बिल्डिंग बनी है। पहले जो था वो थाना कोट अब्दुल मालिक के करीब बनाया गया था, ताहाल अभी भी वो मौजूद है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नई बिल्डिंग जो है वो तामीर कर दी गई है और सारा अमला यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। डाकुओं के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से थाना फैक्ट्री एरिया के बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर लोगों के पास असलहा है। देखने में तो ये कहते हैं कि हम अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं, लेकिन रात के वक्त ये डकैती की वारदात करके अपना जो है वो ख़ानदान पालते हैं। लेकिन पुलिस जो है वो जिस तरह से डाकुओं को गिरफ़्तार करती है तो उसी पर जो है वो आमिर महबूब ने अपनी टीम के हमरा जो है छापा मारकर चंद मुलजमान को गिरफ़्तार किया है। और हमारे साथ यहाँ पर थानेदार भी मौजूद है जिसने ये कार्रवाई की थी। मज़ीद मुलजमान से भी बात करेंगे। ताहाल जो है वो फैक्ट्री एरिया के हवाले से जिस तरह से मैंने बताया कि एक ओपन एरिया है, यहाँ डकैती की वारदात जो है वो बड़ी मामूल है कि जिस तरह से दूसरे ज़िला में डकैती की वारदात इतनी ज़्यादा नहीं जितनी ख़ासकर शेखुपुरा में जो है वो डकैती की वारदात है। यहाँ पर खुले खुले जो है वो ओपन जो है वो थाने बनाए गए हैं और उनकी हदूद की अगर बात करें तो तकरीबन जो है वो 20-20 किलोमीटर तक जो है वो एक थाने की हदूद है। थाना शरकपुर की बात कर लें, थाना इसके अलावा फैक्ट्री एरिया की बात कर लें, फ़िरोज़ वाला की बात कर लें, नारंग की बात कर लें, थाना भिक्की की बात कर लें, ये तमाम थाने जो है वो थाना जो है वो DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार के जो है वो अंडर में आते हैं। फैसल मुख्तार ने जो है वो जिस दिन से चार्ज लिया है उस दिन से तो डकैती की वारदात में वाज़ेह कमी आई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डाकू थे जो कि रात के वक्त डकैती की वारदात करते थे और लोगों से खींचातानी करते थे, जेवरात उतारते थे। इसके अलावा नकदी मोबाइल फ़ोन भी छीन लेते थे। यहाँ पर जो है वो बैंक से रकम ले जाने वाले को भी जो है वो गन पॉइंट पर लूट लिया जाता था। ताहाल जो है वो आमिर महबूब SHO की जानिब को गिरफ़्तार किया गया है। मुलजमान क्या कहते हैं, मुलजमान की जानिब चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक ऐसा मुलज़म हवालात में मौजूद है जिसका कहना है कि मैंने डकैती की वारदात नहीं की, लेकिन हर मुलज़िम जो है वो वारदात के बाद यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं डाकू नहीं हूँ। लेकिन पुलिस के मुताबिक इसके ऊपर जो है वो 392 डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस तरह से मैंने बताया कि शेखुपुरा में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर डाकू जो है वो असला के ज़ोर पर दंदनाते फिरते हैं और डकैती की वारदात करते हैं। जिस तरह से ख़ासकर जो है वो शेखुपुरा का इलाका फैक्ट्री एरिया और फ़िरोज़ वाला, ये दोनों ऐसे थाने हैं जहां पर डकैती की वारदात करने के लिए डाकू दिन रात सरगर्म होते हैं और डकैती की वारदात करने के बाद यहां तक कि शहरी को फायर मारने से भी जो है वो गुरेज नहीं करते। मैं इस वक्त जो है वो हवालात के बाहर मौजूद हूं जो कि थाना फैक्ट्री एरिया के हवालात है। आप मुझे अपना नाम बताएं, क्या है? रंगीला से। आपका असल नाम क्या है? रंगीलाई। रंगलाई, अपनी हथकड़ी आगे करो ज़रा, मैं दिखाना चाहता हूँ कि रंगलाई जो है वो इस वक्त थाना जो है वो फैक्ट्री एरिया की हवालात में मौजूद है और इसके ऊपर 392 यानी कि डकैती का मुकदमा दर्ज है। और ये हथकड़ी जो है वो मेरे हाथ में है रंगलाई की, और रंगलाई को जो है वो पुलिस की जानिब से आज अदालत में भी पेश किया गया है, जो कि बाकायदा तौर पर जो है वो इसका रिमांड दिया गया है। रंगलाई की तरफ चलेंगे। रंगलाई, कहाँ रहते हो? पीपल वाला। पीपल वाला, शेखुपुरा, गुजरांवाला। मैं सर डकैत नहीं हूँ। मैंने डकैत की बात नहीं की, मैं FIR के मुताबिक आपसे बात करूंगा। आप रहते किधर हैं? हम रहते हैं पीपल वाला गांव है भाई। पीपल वाला शेखुपुरे में है, गुजरांवाला में है, लाहौर में है, पिंडी में है, ननकाना साहब का ये रिहायशी है। पीपल वाला ये इलाके का नाम है और ननकाना साहब का ये रिहायशी है। रंगलाई, मुझे ये बताओ कि पुलिस ने आपके ऊपर 392 का पर्चा दिया है, उसको डकैती का पर्चा कहते हैं, और डकैती जो होती है वो यही है कि लोगों से गन पॉइंट पर सामान छीनना। अपने हवाले से मुझे क्लियर बताओ कि कितनी देर से आप गिरफ्तार हो और आपका गुनाह क्या है?
मेरा गुनाह कोई भी नहीं है। मुझे ये जेल से लेकर आए हैं रिमांड पे। पहले जेल, मेरी बात सुनो रंगलाई, नाज़रीन जेल में जब बंदा जाता है तो किसी जुर्म के अंदर जाता है। रंगलाई जेल में से आप गए, आपको जेल में से ये तलबी लगा के जी। फैक्ट्री लेके आए हैं, जेल में क्यों गए थे? जेल में गए 365 का पर्चा था। अगवा होता है 365 जो होता है, 365 जो है वो जुर्म वो अगवा का होता है। किसका आपने अगवा किया? वो उधर का गांव का लड़का है। यार उधर का था या इधर का था, जुर्म तो जुर्म होता है। मुझे ये बताओ अगवा किसका था? अगवा नहीं किया ना। मैं यही कह रहा हूँ कि 365 का आपके ऊपर वो पर्चा लड़का दिया जो गया है है। ना, वो लड़का जो है वो आप आप मुझे वो ना बताएं, आप मुझे उसका नाम बताएं कि वो फलान नाम अशरफ है, अशरफ है उसका पूरी नाम। बात मुझे बताएं कि पूरी बात कहाँ से शुरू हुआ, क्या बात थी? अशरफ है वो अपनी मर्जी से फैक्ट्री गया है। रंगलाई मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अशरफ कहाँ का रहायशी है, क्या काम करता है? तारी पट्टियाँ का रैशी है। ठीक है, वो फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है। वो फैक्ट्री में काम पे था, ठीक है। वो नहीं आ सका। ठीक है, जब वो आया इन लोगों ने हमारे ऊपर पहले से ही दरखास्त दे दी थी। ठीक है। पर्चा करवाया था, हम पकड़े हुए थे। लेकिन वो आया महीने बाद, इधर आ जाओ तो आगे आपके एक महीने बाद आया। एक महीने बाद आया, उसको साढ़े घर वालों ने बोला, वो गया थाने में, उधर भी बयान दिए और अदालत में भी गया, उधर भी बयान हुए। ठीक है, उस पर्चे से हम बरी हैं। फिर क्या हुआ? आपको जब जेल भिजवाया, जेल जेल भिजवाया था, एक दिन के लिए जेल भिजवाया था जज साहब ने। ठीक है, लेकिन सुबह 5:30 हो गए थे। सुबह 9 बजे ये रिमांड पे इधर ले आए। हम डकैती नहीं करता। नहीं फिर आपके ऊपर यहाँ डकैती का पर्चा क्यों दर्ज किया गया? 302 की है हमारे भाई ने, वो मुखालफ बेस पे होता है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बताएं कि मेरे भाई का ये नाम है और उसका नाम है। मुजम्मल, मेरी बात सुनो रंगलाई, मुझे तफसीलन बात बताओ कि मेरे भाई का नाम मुजम्मल है, उसकी कौन सी पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा था जिसकी बेस पे आपको अंदर किया गया? वो टुड्डी हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। लेकिन उसने भाई ने वो कत्ल किया। उस कत्ल में हम जेल में थे 2018 में से। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हमारी जमानत हो गई, भाई का केस लगा हुआ है। आपका कोई प्रॉपर्टी का लेन देन है या कोई दीगर ऐसी लड़ाई है कि जो मुखालफत बेस है? बस मुखालफत बेस है, लड़की की वजह से ये सब हुआ। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि तमाम मामला क्या है, लड़की कौन थी, किस तरह से लड़ाई शुरू हुई? वो लड़की भी गांव की थी ना। यार मेरी बात नहीं समझ रहे आप। मेरे जब ये कत्ल हुआ है ना, मैं यहाँ पे नहीं था, मैं पेशावर में था, इधर नहीं था ना। हम ऐसा काम करते हैं, हमारा लोकेशन डेटा जो है वो भी चेक कर ले, 18 में वो भी उधर का ही है। ठीक है, हम डकैती चोरी नहीं करते, लेकिन ये मुखालफ बेस पे हमारे ऊपर पर्चा। आपके केस का मुद्दई कौन है? हमारे केस का मुद्दई है उधर सैयद वाले का। ठीक है, वो है जो गाना बजाना करते हैं ना, कंजर लोग जो जिसको बोलते हैं फंक्शन करते हैं, वो है। लेकिन उनके साथ उन मरासियों के साथ आपकी क्या लड़ाई बन गई? हमारी लड़ाई ये है ना, वो जो है जानते हैं उनको। अच्छा, उस वजह से उन लोगों ने मुझे बोला है, लेकिन हमारा तुम चोर भी नहीं हो, ये भी और लोग कहते हैं। नाजरीन मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने का मुझे इशारा दिया जा रहा है। ब्रेक के बाद दोबारा फिर यहीं से रंगलाई से बात करेंगे, लेकिन मुझे ताहाल एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद दोबारा फिर से रंगलाई से बात करते हैं कि असल जो है वो मुकदमात की वजूहत क्या है, लड़ाई किस तरह से थी और लड़की कौन थी और लड़ाई की वजूहत जो है वो क्या बनी। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा फिर से मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ उसी मुलज़िम के पास जिसका नाम रंगलाई है, उसकी जानिब फिर चलेंगे। फिर एक बार जो है वो रंगलाई से मैं बात करूँगा। रंगलाई, आपके ऊपर पर्चा डकैती का दिया गया है, आप कहते हैं मैं डाकू नहीं हूँ। जी सर। आपको डाकू किसने बनाया, किस तरह से आपने
वारदात की, किस तरह से आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, सारी तफसील जो है वो मुझे अपनी ज़ुबानी बताओ। सर ये जो बात है ना, हमने शादी की थी उधर, ठीक है, टुड्डी हैं, ठीक है, उसके साथ साथ शादी की है। वो इधर गांव में थी। एक साल बाद जो है मैं पेशावर गया हूँ, ठीक है। मेरे भाई ने उसका कत्ल कर दिया। उसने बोला भी ये गलत है। किसका? लड़की का कत्ल कर दिया? लड़की का। शादी आपने की थी? शादी मैंने की। आपका छोटा भाई था, बड़ा छोटा भाई था। यानी कि नाजरीन, इसके भाई ने, लड़की के देवर ने अपनी ही भाभी का कत्ल कर दिया, उसका खून कर दिया। गोलियां मारी थी? नहीं, गला दबाया। उसका गला दबाया था। और उसका मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हुआ है थाना मांगटा वाला से। थाना मांगटा वाला जो है वो उसका मुकदमा दर्ज किया गया। मुझे एक बात बताओ, लव मैरिज शादी की आपने, आपके भाई को क्या तकलीफ थी कि अपनी भाभी का गला दबा के मार दिया? उसने गलत किया ना, जो भी किया उसने गलत उसको क्या रंज था? उसको रंज ये था, वो बोलता था ये किसी के साथ बोलती है, लेकिन मैंने नहीं देखा। यानी कि उसने कहा, बहाना बनाया कि मेरी भाभी किसी के साथ बातें करती हैं, लेकिन इसका ये शोहर है जो 24 घंटे उसके साथ रहता है, खाता है, पीता है, उठता है, और ये कहता है कि मैंने अपनी बीवी को किसी के साथ ख़राब होते नहीं देखा। लेकिन इसका भाई ये बात कहता है कि किसी के साथ बातें करती थी, जिस पर मैंने इसका गला दबाया है। अगर गला ही दबाना था तो उसका शोहर उसका गला दबा देता। क्यों ऐसे रंग लाई? जी सर, लेकिन मेरे ऊपर भी फिर उन लोगों ने पर्चा करवा दिया। जो मेरे किन लोगों ने? आपके ससुराल वालों ने? ससुराल वालों ने। अच्छा। वो ही अभी हमको परेशान कर रहे हैं। पहले उधर पर्चा करवाया 365 का, अब इधर डकैती का पर्चा हो रहा है हमारा। फिर 302 में आपका भाई पकड़ा गया? वो भी अंदर था, मैं भी अंदर था 2018 में। आपके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया गया? मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था अभी तुम्हारा मशवरा। अच्छा, 109 में रखा? हाँ, 109 में रखा। चलो, ये तो बातें हो गई कि 109 में रखा, 302 में भाई चला गया। फिर ये आगे क्या हुआ डकैती वाला मामला? डकैती मैं नहीं करता उसे। ठीक है। इधर जब डकैती उन लोगों की हुई है, लोकेशन कटाएं, डेटा कटाएं, वो चोरों के साथ मैं हूँ, बिल्कुल मुझे पर्चा दे देना। इसमें मुद्दई कौन है पर्चे में जिसमें आप गिरफ्तार? वो हैं उधर के जो नाचने वाले हैं कंजरियाँ। अच्छा, वहाँ की खवातीन, वो उनकी बेटी थी जिसको कत्ल किया? वो उसके लगते लेते हैं ना। नहीं, क्या लगते थे उसके? लगते ये जो है तलक तो होता ही यार आदमी। भाई, आपने मरासियों में शादी की थी, जो मरासी आपके गले पड़ गए हैं। मरासियों में शादी नहीं की, उन लोगों का उसके साथ तलक था ना, जो हमारा रिश्तेदारी साला जो है। हाँ। उन लोगों का उधर तलक है। आपके साले का उन मरासियों के साथ ताल्लुक था, और वो साला समेत मरासी जो है वो आपके ऊपर हमला आवर हो गए आपके ऊपर, और आपको जो है वो डाकू करार दे के थाना फैक्ट्रिया की हवालात में बंद करवा दिया। डकैती नहीं की? नहीं की। हम इस बात का हलफ उठाते हैं, हमने डकैती नहीं की। अगर मुद्दई किसी का भी कह दे भी इसका हलफ दो, हम उसका ही देंगे, लेकिन हम डकैत नहीं, ना चोर हैं। हमारा लोकेशन जो डेटा बनता है वो, और थाने में रिकॉर्ड चेक कर लें, हमारे पास नहीं। मरने वाली तुम्हारी बीवी का नाम क्या था? बुशरा था। बुशरा कौन से सन में जो है वो कत्ल हो गई है, और कौन से सन से आप जो है वो मुसीबतों में घिरे हुए हैं? 2018 में से। 2018 में जब बुशरा कत्ल की गई, कत्ल करने के बाद फिर एक दूसरे पे आप मुकदमा दर्ज करवाते रहे। आप भी किसी मुकदमे में मुद्दई हैं कि वही हैं? मैंने भी दरख्वास्त दी थी। कौन से थाने दी थी? थाने मांगटा वालों। क्या एप्लीकेशन थी? एप्लीकेशन ये थी भी बुशरा का पता नहीं चल रहा, किसी को पता चल जाए। अच्छा, अगवा की आपने दी दरख्वास्त दी पर्चा दर्ज कराने? लोगों के ऊपर दरख्वास्त में ना लिखा था, लेकिन उन लोगों को सफाई लेने के लिए वो तैयार थे देने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे साले ने हमारे ऊपर पर्चा करवा दिया उधर डीपीओ की तरफ से। अभी आप इस 392 डकैती के मुकदमे में कितने मुलजम गिरफ्तार हो? आप अकेले? मैं अकेला हूँ, कोई मुलजम हमारे साथ है ही नहीं, हमने की नहीं। जो मुद्दई है वो आपको डकैती के दौरान अब कहता है जी मैं आपको शनाख्त करता हूँ, उसने पहचाना है? नहीं पहचाना। वो क्या कहता है? वो कहता है तुम्हें छोड़ देंगे। भाई, मेरी बात सुनो, जिस तरह से आपके ऊपर 392 का पर्चा कराया गया है, अगर मुद्दई आपको माफ़ कर रहा है या मुद्दई आपको छोड़ रहा है तो फिर उसको पर्चा नहीं कराना चाहिए था? कहता है आदमी पकड़े जाएंगे फिर छोड़ देंगे। कौन से आदमी? जो डकैत है। भाई, उससे पूछो डकैतों के साथ आपका क्या ताल्लुक? आप कोई उनके साथी थे? नहीं, साथी नहीं हूँ। उसको जानते हैं? हमारा एक भांजा था। मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि जो लोग डकैत हैं जैनवन, उनमें आपका एक भांजा है। हाँ। भांजा डकैती जैनवन करके गया है? हाँ जी। कितने की वारदात हुई? वारदात वो तो बोलते हैं 1.5 लाख की कि 3 लाख की। अच्छा, तो आपका भांजा क्या कहता है? वो उसके साथ हमारी बात ही नहीं हुई।
अच्छा, मुद्दई कहता है कि 2.5-3 लाख रुपए की वारदात हुई है, लेकिन भांजा अभी फरार है और उस पार्टी ने आपको नामजद कर दिया मुकदमे में 392 के। ये तो अजय मुझे नहीं मालूम। आपको आज किस मुकदमे में पेश किया गया अदालत में? ये आज एक और पर्चा इन लोगों ने कल दिया था, किस चीज़ का? वो भी डकैती का दिया है। 2018 में बोलते हैं वो ये। अच्छा, यानी कि नाजरीन 2018 में जो डकैती की वारदात हुई थी उसमें इसको नामजद कर दिया गया है और इसकी शनाख्त जो है वो कर ली गई है, क्योंकि मुद्दई मुकदमा जो है जब दिखाया जाता है मुलजमान को तो मुद्दई मुकदमा जो है वो मुलज़म को पहचानते हैं। इसी तरह से जो मुद्दई मुकदमा है उसने जो है वो इस मुलज़म को पहचाना और इसको आज बाकायदा तौर पर जो है वो SOP के मुताबिक अदालत में पेश किया गया और वहाँ से आज कितने दिन के रिमांड पे रंग लाई? मेरा जी कल लेना रिमांड लिया से। अच्छा। 2 दिन का। आज भी तो आप पेश हुए? आज जो पहले पर्चा दिया था उसका रिमांड चल रहा था 4 दिन का। हाँ, उसका 6 दिन का हुआ। आज भी वो दिन ही गुजरा है ना। आप यानी कि डबल मुकदमे में अदालत में पेश हो रहे हैं। आज जिस मुकदमे में पेश होने गए थे वो डकैती का मुकदमा था और उसका 6 दिन का रिमांड दिया गया। जी सर, नहीं और रिमांड हो गया। आज अब दूसरे कर दिया। दूसरे पर्चे में कैसे हो? दूसरे पर्चे में मैं बेकसूर ही हूँ। नहीं, बेकसूर नहीं होता। अदालतें जो है वो अगर किसी का रिमांड देती है तुम्हारी तो चीज़ पता चल जाएगा ना, कागज़ जब आएंगे इधर पता चल जाएगा। अगर देखो आप बेगुनाह हो तो फिर आपको मुद्दई को भी चाहिए था, आपको यहाँ पे आगे लिख के दे देते कि आप बेगुनाह। ने बोला लेकर दूंगा, बोला ही है ना, दिया तो नहीं। हाँ, उसने बोला वो आएगा, आदमी दूसरे पकड़े जाएंगे, तुम्हें भी हम छुड़ा देंगे। नाजरीन, ये था मेरे साथ रंगलाई, और रंगलाई के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह से पुलिस के मुताबिक ये एक ख़तरनाक डाकू है और ये डकैती की वारदात करता था और इसके ख़िलाफ़ ताहाल जो है वो 392 का मुकदमा दर्ज है। उसके बाद जो है जब इसको गिरफ़्तार किया गया तो जिस तरह से मुद्दई मुकदमा मुख्तलिफ़ थानों में जाकर डाकुओं की शनाख्त करते हैं तो यहाँ पर भी रंगलाई को एक मुकदमे 2018 में जो है वो किसी मुद्दई ने शनाख्त किया कि मेरा मुलज़िम ये है, उसमें भी जो है ये 6 दिन के रिमांड पे है और एक मुकदमे के अंदर जो है वो इसको जुडिशल के ऑर्डर किए गए हैं। ताहाल अभी पुलिस के पास ये ज़ेर हिरासत है और रिमांड पर है। आइंदा जो अदालत में इसको पेश किया जाएगा तो मौजूद जज की जानिब से जो है वो इसको देखते हैं कि रिमांड दिया जाता है कि इसको जुडिशल किया जाता है। ताहाल रंगलाई का ये भी कहना है कि मैंने डकैती की वारदात नहीं की, तमाम का तमाम जो है वो मुद्दा मेरे पे सिर्फ़ और सिर्फ मुखालफत बेस पर जो है वो डाला जा रहा है। मुझे डकैती का कोई शौक़ नहीं, ना मैंने कोई डकैती की वारदात की है। ताहाल यहाँ फिर भी ये कोई बात करना चाहता, क्या करें? मैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम डकैती नहीं करते। आप काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, रक्षा चलाता हूँ। कौन सा? चिंगची के? चिंगची रक्षा। अपने बच्चों का पेट पाल दो, कितनी दिहाड़ी कमाते हो? ये 1500-2000 बन जाता है। रंगलाई का कहना था कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, 15 से 2000 रुपये मैं दिहाड़ी कमाता हूँ, लेकिन पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये डाकू है और ये डकैती की वारदात करता था। इसके अलावा जो है वो जिस तरह से ये कह रहा है मेरे ऊपर पहले पर्चा भी कोई नहीं। ये बड़ी बात नहीं होती कि अगर आपके ऊपर पर्चा नहीं है तो आप डाकू नहीं है, क्योंकि डाकू जो है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पहली वारदात ज़रूर करता है जहाँ से उसका रिकॉर्ड बनना शुरू होता है। अगर कोई ये बात करे ना कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है और मैं डकैती भी करता रहूँ, जुर्म भी करता रहूँ और दीगर जराइम में मैं मुलव्वस भी रहूँ और मैं सिर्फ यही सहारा लूँ कि मेरे ऊपर मुकदमा कोई नहीं है, तो ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई जो है वो जुर्म करने वाला पहली बार ज़रूर करता है जब उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है। ताहाल इसी हवालात में किसी और मुलज़िम की जानिब भी चलेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं और उससे भी बात करेंगे कि उसके ऊपर 324 का पर्चा है, वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो एक और मुलज़िम यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, उनकी जानिब भी चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से आपने फायर मारकर जो है वो 324 की। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नौजवान से बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्टर द ब्रेक के बाद मेरे साथ एक और यहाँ पर मुलज़म मौजूद है जिसने अपने मोहल्ले में 324 की और उसका बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज हो गया और पुलिस ने इसके कब्ज़ा से पिस्टल भी बरामद कर लिया। आप थोड़ा सा आगे आएँ और मुझे बताएं आपका नाम क्या है? शाहजेब। ऊंची बोले ज़रा। शाहजेब, मुझे बताएं, आपको हथकड़ी लगी हुई है, आपके ऊपर 324 शहरी को फायर मारने का पर्चा दर्ज किया गया है। असल हकीकत, असल वाक़यात क्या है? सर वो घर के बाहर आके ना वो कौन, उसका नाम बताओ। वो उसका नाम है माजू। आप रहते किधर हो ये बताओ। नैनसुख। तो ऐसे बताओ कि मैं नैनसुख का रिहायशी हूँ और फलान नाम का बंदा मेरे घर के बाहर आया था, इस तरह से मेरे साथ बात करो। सर मैं नैनसुख का रिहायशी ठीक है। हूँ, मेन बाज़ार बाबा बाकी शाह के दरबार के पास। ठीक है। तो वहाँ पे ना मंशियात बहुत आम बिक रही है। वो लोग उन्होंने हर दूसरे बंदे को मंशियात पे लगा दिया। ओके। पहले तो चलो 4-5 बंदे पीते थे घर के सामने खड़े होकर, अब ये भी बुरी बात है नशा करना। जी अब वो 25-30 बंदे खड़े के सामने खड़े होकर ना, कौन मंशियात फरोश है इतना मजबूत? वो है माजू के नाम से है कोई, ठीक है। तो उधर का हमारा हमसाया ही है। ठीक तो है। उसको मैंने एक बार प्यार से समझाया। एक क्या समझाया था? मैंने कहा सर यहाँ पे नहीं, अपने घर के अंदर जाके पियो। बाहर हमारे खड़े होकर नशा करते थे? हमारे दरवाजे के आगे ना घर के, तो उधर लेडीज़ भी खड़ी होती है, घर की माँ बहनें भी हैं, तो वो बाज नहीं आ रहे। आगे से गंदी गंदी हरकतें ना लेडीज़ के सामने, गंदे गंदे इशारे करना, गंदे इशारे। नाजेबा हरकत करना। तो उनको समझाया, वो नहीं माने। आगे से मुझ पे हाथ उठाया और अपने भाई को आवाज़ लगाई है कि पिस्टल लेके आ। तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर ना, फिर मैंने, मुझे सर अपनी जान प्यारी है, फिर मैं ना अगर ऐसा करता तो वो मारते थे। बेटा मुझे एक बात बताओ, जब आपके साथ कोई गाली गलोच, कोई मसला मसाइल था, आज जिस हवालात में तुम मुलजिम बन के खड़े हो, मेरी जगह पे आज आपने बाहर मुदई बन के खड़ा होना था। वो लोग मुलजिम होते जो हवालात में जो अपने भाई को आवाज़ दे रहे थे, जो मंशियात फ़रोख्त कर रहे थे। और मुझे बताएं, ज़िंदा तो वो है, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, ज़िंदा तो वो है। मुझे ये बताएं कि आपने, उसने आवाज़ दी कि पिस्टल लेके आ, फिर आप घर भागे अपना पिस्टल ले आए। जी सर। फिर क्या हुआ? फिर सर मैंने हवाई फायर खोले थे। कितने? सर 2 फायर खोले थे बस। अच्छा, 2 फायर हवाई किए ताकि ये डर जाएं। जी। फिर क्या हुआ? वो सर अपने घर पे भागे है, तो मैंने उनके घर पे ना एक फायर खोला उनके दरवाजे पे, तो वो अंदर किसी को ना लग गया पैर पे। अच्छा, यानी कि जो फायर आपने किया था उनको डराने के लिए, और फायर वो दरवाजे से क्रॉस होकर किसको लगा? किसी लेडीज़ को उनकी लग गया था फिर क्या हुआ? पैर पे। तो उस हॉस्पिटल उसको लेके गया, तो वहाँ पे वो उनकी सही हो गई है, वो लेडीज़ ना उनकी, अब वो बेहतर है पहले से। अब वो सुलह की हमारी उनकी बात चल रही है। तो खैर मैंने उनको समझाने की बड़ी कोशिश की थी, तो आगे से ना उन्होंने वो निभाज है उन्होंने। उसके बाद मैं तो खैर उधर से भाग गया था, इधर पेश होने आ रहा था तो भी पेश होने आ रहे थे? जी सर। अच्छा, पिस्टल लेके? नहीं, पिस्टल तो रास्ते में गिर गया था। मैंने गिर किससे गया? मोबाइल था? मेरा फ़ोन भी दौड़ लगा रहे थे? फ़ोन भी गिर गया था सर। अच्छा, जिसके साथ आप फायरिंग कर रहे हो, जिसके साथ आप ज़ख्मी कर रहे हो, वो आपके पास जो था वो गिर गया? सर मैंने मोबाइल भी उधर टच फ़ोन था मेरा, वो भी गिर गया सर। अच्छा। मैं इधर पेश होने आ रहा हूँ, तो पीछे से वो पता चलता है, वो मेरे भाई वो मिलने आया मुझसे, भाई बड़े भाई, तो वो बता रहे हैं उन्होंने घर पे ना आग लगा दी 125 को, और घर के अंदर सामान में चोरी कर ली, ताले तोड़ दिए दोनों मकानों के। ठीक है। 2 गाड़ियों को आग लगा दी उन्होंने। तो अब हमारी सुलह की खैर बात चल रही है। आपने जिस पिस्टल से फायर किया वो पिस्टल कहाँ से आया? वो घर पे पड़ा हुआ था सर। भाई घर पे पड़ा हुआ था? कैसे पड़ा हुआ था? सेल्फ डिफेंस के लिए उसका लाइसेंस होता है, वो ख़रीदा जाता है। पिस्टल का काम होता है लोगों का कत्ल करना, पिस्टल का काम, लाइसेंस होगा। यानी कि आपको ये भी पता नहीं है कि मेरे पिस्टल का। नाज़रीन, अगर मुलज़िम की बात की जाए तो मुलज़िम का कहना है कि पिस्टल मेरे घर पड़ा हुआ था। पिस्टल के हवाले से अगर देखा जाए तो पिस्टल के साथ तो हवाई फायरिंग होती है, पिस्टल के साथ तो गोलियाँ चलती हैं, पिस्टल के साथ तो कत्ल होते हैं, पिस्टल के साथ कत्ल और गारत होती है। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो मेरा ख्याल है पिस्टल घर पड़ा हुआ था। अगर पिस्टल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे भाई का होगा, तुम्हारे वालिद का होगा, उसका बाकायदा कोई लाइसेंस है? जी सर, लाइसेंस होगा उसका मेरे होगा। फिर अभी कह रहा है कि शायद उसका लाइसेंस होगा। चलाने से पहले इसको नहीं पता था कि उसका लाइसेंस होगा। अगर ये चाहता तो जिस तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, 15 पर कॉल करता, मुतलका पुलिस वहाँ पर आती, उनको ये निशानदेही करता कि ये घर वाले मंशियात फ़रोख्त करते हैं, और इनको रोकने के लिए जो है वो मैंने कई बार जो है वो शिकायत भी की हैं, ताहाल वो नहीं मना हुए। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मदद करता है। एज ए सिटीज़न पाकिस्तानी जो है वो बनकर पुलिस को साथ लेके जाता है, उनके घरों पर रेड करवाता है। तो शायद आज इसको ये हथकड़ी ना लगी होती, शायद आज ये सलाखों के पीछे ना होता, शायद इसके ऊपर 324 का मुकदमा ना दर्ज होता, शायद इसको जो है वो अदालत में पेश ना होना पड़ता, शायद इसको जेल ना जाना पड़ता। ये 15 की कॉल करके
मुलजमान को गिरफ्तार करवाता तो आज ये मेरे वाली जगह पे खड़ा होता और मुलजिम पार्टी जो है वो हवालात के उस तरफ होती। जिस तरह से ये सलाखें हैं, जो लोग उस तरफ खड़े हैं वो मुलजिम हैं, जो ये लोग बाहर खड़े हैं ये तमाम शरीफ शहरी हैं। अगर इसने फायर मारने से पहले ये बात सोची होती कि पुलिस ने कार्रवाई करनी है तो 15 पर कॉल करता, 15 पर कॉल करने के बाद पुलिस की मदद करता और मुलजमान को गिरफ्तार करवाता। पिस्टल आपका नहीं है? जी सर, मेरा नहीं। किसका पिस्टल है? वो घर पे सर, ख्याल घर में आपने तो बाजरा डाला, वो पिस्टल उग गया ना? सर मैंने फर्स्ट टाइम तो हाथ में पकड़ा था, वो इज्जत आपको कैसे पता चला कि यहाँ पिस्टल पड़ा है? घर के अंदर ओपन पड़ा हुआ था। भाई मेरी बात सुनो, ओपन जो होता है वो तो टेलीविज़न होता है, ओपन जो होता है वो तो घर की चीज़ें होती हैं ओपन। आपके घर में बच्चे नहीं हैं? जी है सर। छोटे बच्चे घर में हैं, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, तो पिस्टल सामने पड़ा हुआ है। अजी वो सामने पड़ा हुआ था, मैंने उठाया, मैंने जाके फायरिंग की तो 324 हो गई, ख़वातीन ज़ख्मी हो गई। आप मुझे बताएं, अपनी बातों में आप खुद ही फंसते जा रहे हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि सामने पिस्टल पड़ा हुआ था, फिर आप कह रहे हैं कि पिस्टल का मुझे पता नहीं किसका है, फिर आप कह रहे हैं घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। भाई घर में बच्चे भी हैं, पिस्टल का लाइसेंस भी है या नहीं है? आपको पहले ये भी तो बताया ना कि मैं ना अगर वो चलाता तो वो मार देते मुझे। कैसे? वो पिस्टल लेने उसने अपने भाई को भेजा। मैं कह रहा हूँ कि आपने उसके ऊपर फायरिंग की, वो आपके ऊपर फायरिंग करता, वो अलग बात है। मैंने तो बात की है कि आपके पास पिस्टल कहाँ से आया। 9mm में 30 बोर है, 30 बोर था। इसको 30 बोर का भी पता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो पिस्टल का मालिक कौन है, उसका लाइसेंस भी है कि नहीं है, और घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बच्चे अगर पकड़ के मैगजीन डली होती है, आपने ज़ाहिर बात है पहले डली होगी, गोलियां भी होंगी, अगर घर में बच्चा कोई फायर कर देता, किसी को लग जाता, कोई मर जाता, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? पिस्टल के हवाले से मेरे साथ बात करो। पिस्टल कितने का ख़रीदा था? सर मेरा नहीं था। किसका था ये बता दो। हो सकता है वाले साहब का, उनका लाइसेंस बना हुआ है। यार एक घर के अंदर चीज़ पड़ी होती है, सर हमें अगर आदत नहीं है कि इसको हाथ में छेड़े, सिर्फ इज्जत के ऊपर बात आई थी, वो गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे घर पे, इस वजह से जाके। नाजरीन, मुल्ज़म कहता है कि हमें इतनी इजाज़त नहीं है कि हम चीज़ों को हाथ लगाएं, लेकिन ये तो जानलेवा पिस्टल था जो आपने पकड़ा, फिर उसको पकड़ने की इजाज़त किसने दी? सर इज्जत पे बात आई थी, वो मैं तो ये नहीं कहता कि इज्जत पे बात आई, आपने अच्छा किया बुरा किया, वो कानून जाने आप जाने। मैं तो पिस्टल की बात करता हूँ। पिस्टल अब्बू का था? जी हो सकता वाले साहब का। मुझे सर मुझे कोई इल्म नहीं है उसके बारे में, मुझे कोई इल्म नहीं है उस बारे में सर। यानी कि आप पिस्टल से भी, नाजरीन ये मुल्ज़म जो है वो यहाँ पर हवालात के पीछे होते हुए भी इनकारी है कि पिस्टल का पता नहीं किसका था किसका नहीं है। ताहाल जो है वो SHO से भी बात करेंगे इस हवाले से। मज़ीद जो है वो मुल्ज़म के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस तरह से मैंने बताया कि रंगलाई के ऊपर जो है वो 392 डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया है, और इसके ऊपर जो है वो, आपका नाम क्या है? शाहजेब। शाहजेब के ऊपर जो है 324 का मुकदमा दर्ज है। शाहजेब ने अपने घर से पिस्टल उठाया, फायरिंग की, ज़ख्मी किया, पकड़ा गया, हवालात में आ गया, लेकिन अब तक ये शायद पुलिस नहीं अंदाज़ा लगा सकी और ना ऐसी कोई चीज़ सामने आ सकी कि जिससे वाज़ह हो सके कि पिस्टल इसके भाई का था या इसके वालिद का था। ताहाल SHO से भी बात करेंगे कि SHO फैक्ट्री एरिया जो है वो आमिर महबूब क्या कहते हैं। मुल्ज़मान की बात आपने सुनी, मुल्ज़मान तो दोनों ही अपने जुर्म से इनकारी है। ताहाल मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद SHO फैक्ट्री एरिया जो है वो आमिर महबूब से बात करेंगे, वो मुल्ज़मान के मुतालिक क्या कहते हैं। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ SHO फैक्ट्री एरिया। और अगर बात की जाए मुल्ज़मान के हवाले से तो 2 मुल्ज़मान जो है वो इन्होंने गिरफ़्तार किए थे, उस हवाले से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने 2 मुल्ज़िम जो गिरफ़्तार किए हैं उस हवाले से थोड़ा सा मुझे बता दें कि उनकी कैटेगरी क्या है। सबसे पहले रंगलाई की बात करें तो उसके ऊपर डकैती का 392 का मुकदमा है, और इससे पहले भी उसके ऊपर रिकॉर्ड याफ्ता वो मुल्ज़िम है और जेल से आपको मासूल किया गया है, और उसके ऊपर डकैती का मुकदमा भी है, और एक दूसरे मुद्दई ने जो उसको शनाख्त भी किया है अपने मुकदमे में।
ये रंगलाई ओल्ड फैमिली से बिलोंग करता है। ये सारी फैमिली एक क्रिमिनल फैमिली है। ये हमें पिछले 1.5-2 साल से मतलूब था। मुख्तलिफ़ अज़ला को, कसूर, ननकाना और शेखपुरा को मतलूब था। तीनों अज़ला की पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और अपने अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहे थे। चंद दिन पहले ये ननकाना में पकड़ा गया, फिर उन्होंने चलान किया। उन्होंने चलान करने के बाद इसको जेल भेजा। फिर चूँकि हमें बहुत ज़्यादा मुकदमात में मतलूब था, इसके साथी कुछ पहले ऑलरेडी पकड़े गए थे, कुछ अभी मतलूब हैं। तो फिर इसको फिर हस्बे ज़ाब्ता हमने गिरफ़्तार कर लिया और इसकी गिरफ़्तारी के बाद इससे तकरीबन लाखों रुपए की नकदी, मोटरसाइकिलें और कैश वगैरह और मोबाइल बरामद हुए हैं। इसका तरीका वारदात क्या था और इसके साथी कितने आपने गिरफ़्तार किए, या अदर जो पुलिस स्टेशन हैं उन्होंने भी, जिस तरह से ये एक बड़ा मंजा हुआ गैंग है और ख़ासकर ये शेखुपुरा के जो है वो डिस्ट्रिक्ट में वारदात करता था, कितने लोग अब तक जेल चले गए हैं और ये आखिरी है या इसके अलावा भी किसी मुलज़म की गिरफ़्तारी के लिए कोई टीमें तश्कील दी जा रही हैं? इनका मेन टारगेट सिर्फ फैमिलीज़ होता था। ये रोड पे जाने वाले और अक्सरियत जो लोग मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, लेडीज़ और जेंट्स एक मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और ये देखते थे कि उनके पास कोई जेवरात वगैरह हो। ये 4 लड़कों पर मुश्तमिल गैंग था। 2 पहले पकड़े गए थे, तीसरा ये, अभी चौथे की गिरफ़्तारी मतलूब है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जब शादी हाल से फैमिलीज़ निकलती है मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, इस तरह के जो डाकू होते हैं ख़ासकर स्पीड ब्रेकर के पास जो है वो घात लगाए बैठे होते हैं और गन पॉइंट पर ये वारदात करते हैं। क्योंकि जो स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी या मोटरसाइकिल की स्पीड आहिस्ता से हो जाती है, फौरी तौर पर आगे आ जाते हैं और अगर फैमिली के साथ कोई कम सिन बच्चा हो तो गन पॉइंट पर उसको जो है वो यरगमाल बनाते हैं ताकि माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करके उनसे जेवरात, जिस तरह से SHO साहब ने बताया कि फैमिलीज़ को जो है ज़्यादा टारगेट करते थे। हाउस रॉबरी की बात करें, ये लोग हाउस रॉबरी भी करते थे, ख़ासकर शादी वालों के बाहर जो फैमिलीज़ फारिग हो के जो कि शादी की तकरीब से जाती थी, स्पीड ब्रेकर के पास ये लोग खड़े होते थे। आजकल एक नया ट्रेंड निकला है कि डाकू जो है वो फैमिली का पीछा करता है। जैसे ही घर के करीब फैमिली पहुंचती है, गाड़ी से या मोटरसाइकिल से उतरकर गेट खोलती है तो वहां पर उनको मौका मिल जाता है और दाएं बाएं जो कैमरे भी लगे हों तो ये मास्क का जो है वो इस्तेमाल करके अपना मुंह छुपा लेते हैं। क्यों इसी तरह से? क्योंकि आजकल जो है ना, जो फैमिली अपने घर के अंदर जाने लगती है, डाकू ज़्यादातर घर के बाहर ही वारदात करते हैं। ऐसी बात है। उसकी वजह ये होती है कि शादी हाल से लेके घर तक अमूमन रास्ते में आबादी होती है, दुकानें होती हैं, मार्केटें होती हैं। जब लोग गली में दाखिल हो जाते हैं वहाँ थोड़ा सा सन्नाटा हो जाता है। वहाँ पर इनको एक फेवरेट प्लेस मिल जाती है वारदात करने के लिए। लिहाजा अक्सरियत वारदात ये गली में, ये जब मेन रोड से लोग उतर के लिंक रोड पे चले जाते हैं तो उधर ये करते हैं। पब्लिकली मैसेज दे दें एक, ये ख़वातीन भी आपको देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चियाँ भी देख रही हैं, जो शादी की तकरीब में लाखों रुपए का जेवर पहन कर जाती हैं, बाखुशी हाथों में कंगन, चूड़ियाँ, कानों में बालियाँ, कांटे, हार पहने होते हैं सोने के, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो है वो बरादरी को शो करवाने के लिए इतना ज़्यादा ख़वातीन सोना पहनती हैं। जब इनसे गन पॉइंट पर लूट लिया जाता है, अमूमन देखने में आया है कि SHO साहब, डाकू जब इनका जेवर उतरवाने लगते हैं तो ये मज़ाहमत करती हैं और दौरान मज़ाहमत ये मारी भी जाती हैं। पब्लिकली मैसेज दे दें कि किस तरह से ख़वातीन को जेवर पहनकर शादी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नहीं, शादी हाल में जाने में कोई गर्ज नहीं है, लेकिन लोग मोटरसाइकिलों पे बैठ के जेवरात की नुमाइश करते हैं। आम नज़र आ जाता है इनको, ये जजमेंट कर लेते हैं कि औरत के हाथों में चूड़ियाँ हैं, उनके गले में जेवरात हैं, कोई उनका ये निसाब जेवर नज़र आ रहा होता है। उन्हीं लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है। जो लोग जेवरात पहन के अपनी सेफ्टी मुनासिब तरीके से करते हैं, एक फैमिली या गाड़ी में 4 या 5 लोग जा रहे हैं, एक आध उनमें से जेवरात पहने भी है, उनको ये टारगेट नहीं करते। ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास जेवरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्होंने अपनी सेफ्टी का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया होता। एक मुलज़म आपके पास 324 का भी है जिसका नाम है ज़ुहैब। ज़ुहैब के हवाले से थोड़ा सा बता दें, उसने जो है वो खातून को फायर मारा था, उसकी क्या स्टोरी है? ये इधर लड़कियों का एक कॉलेज है, उसके बाहर ये लोग खड़े होते थे, ये लड़के खड़े होते थे। चंद दिन पहले इन लड़कों को और दूसरे लड़कों को पकड़ा था और पकड़ने के बाद उनके ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई की थी। उस दिन भी इनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई उनको पकड़ने गए हैं तो ये मौके से भाग गए थे। फिर इनको शक था कि दूसरे लड़के जो हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उनको ये शक था कि ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। उस दिन मौके पे इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है। लड़ाई झगड़े के दौरान इस ज़ुहैब के पास पिस्टल था, इसने 2 फायर किए हैं जो कि एक राहगीर औरत को लग गए हैं।
नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे SHO फैक्ट्री एरिया आमिर महबूब वैंस, जिनका कहना था कि लड़कियों के कॉलेज के बाद 2 टोले जो है वो ख़वातीन को तंग करने के लिए वहाँ खड़े होते थे, लेकिन खुफिया इन्फॉर्मेशन पर जब पुलिस ने उन पर छापा मारा तो दोनों ग्रुप्स जो है वो आपस में एक दूसरे पर तकरार और गुस्सा करने लगे कि शायद पुलिस को इन्फॉर्म उन्होंने किया है, या दूसरा ग्रुप कहता था कि शायद पुलिस को इन्फॉर्म इन्होंने किया है। ताहाल पुलिस ने इनको बड़ा टाइट कर रखा था जो वहाँ पे ख़वातीन को छेड़ने वाले थे। इसी इसना में जो है वो एक मुलजिम ने पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए दूसरी पार्टी के घर जब फायरिंग की तो एक खातून को जो है वो फायर लगा और इसके खिलाफ 324 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहाल आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।